अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेक्सोनोमी और फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन आर्किया। अच्छा, अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 1990 में जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो थी 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि दी गई थी बाय कार्ल वूस। इस क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन्स थे और ये कहा गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 3 लीनिएज है कि वो इनसे ही डेवलप होकर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट डोमेन हमारे पास था डोमेन आर्किया, सेकंड था डोमेन बैक्टीरिया, थर्ड था डोमेन यूकैरिया। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन 3 लीनिएज से डेवलप होंगे। अच्छा, अब इन 3 डोमेन में से फर्स्ट और सेकंड डोमेन ये प्रोकैरियोट्स हैं। डोमेन आर्किया भी किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में। और डोमेन बैक्टीरिया भी किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हमने 2 डोमेन्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट है डोमेन आर्किया, सेकंड है डोमेन बैक्टीरिया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया और नेक्स्ट वीडियो से हमारा स्टार्ट होगा डोमेन बैक्टीरिया। जो मेजर पार्ट इस चैप्टर का है वो बैक्टीरिया पे कंसिस्ट है। ठीक है, तो डोमेन आर्किया समझ आया क्या है? वेरी डाइवर्स ग्रुप इन डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बहुत डाइवर्स ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत से आर्किया आते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स। अब आर्किया के बहुत से डिफरेंट शेप्स हैं। कुछ आर्किया हमें सर्कुलर शेप के मिलेंगे, कुछ स्क्वायर शेप के, कुछ रॉड शेप के, कुछ लॉबुलेटेड। इस तरह से क्योंकि डाइवर्स ग्रुप में बहुत से प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं तो ये प्रोकैरियोट्स डिफरेंट शेप्स के होंगे। सेकेंड है लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक फ़िश है जो कि सी में रह रही है तो सी उसका हैबिटेट हो गया। और एक फ्रेश वाटर फिश है, ये रह रही है पॉन्ड्स में तो पॉन्ड उसका हैबिटेट हो गया। कोई ऑर्गेनिज्म सॉइल में रह रहा है तो सॉइल उसका हैबिटेट हो गया। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा होता है उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। अब आर्किया का क्या है कि लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। आर्किया क्योंकि डाइवर्स ग्रुप है, बहुत से इसमें प्रोकैरियोट्स हैं तो ये डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स में रह सकते हैं। कुछ आर्किया ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर की जगहों पर रहते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स कैसे आर्किया होंगे? जो हाई टेम्परेचर के जगह पर रह रहे होंगे। सेकेंड है एसिडोफाइल। कुछ आर्किया ऐसे हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिनका हैबिटेट एसिडिक है तो वो किस ग्रुप में आएंगे? एसिडोफाइल। ठीक है, इसके बाद है मिथेनोजेंस। ये वो आर्किया है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मिथेनोजेंस हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन गैस। तो जिस जगह पे ये वाले आर्किया मौजूद होंगे वहाँ पर हमें मीथेन गैस मिलेगी। तो मिथेनोजेंस ऐसे आर्किया हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि इनके हैबिटेट में हमें मीथेन गैस मिलती है। और मीथेन गैस कहाँ पर मौजूद होती है? मार्शी प्लेसेस, इन मार्शी प्लेसेस। नंबर 1। नंबर 2 इन गट। मार्शी प्लेसेस में मीथेन गैस मौजूद होती है क्योंकि मार्शी प्लेसेस में मिथेनोजेंस रह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गट। गट मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मिथेनोजेंस मौजूद है। ये क्या कर रहे हैं? ये वहाँ पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 जगह पे हमें मिथेनोजेंस मिल सकते हैं, मार्शी प्लेसेस पे और इन गट। अब नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट लीव एज पैथोजेंस और पैरासाइट। दे डू नॉट लीव एज पैथोजेंस या फिर पैरासाइट। देखो, पैथोजन या पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह रहे होते हैं और जिस पर वो रहते हैं उसे हम कहते हैं उसका होस्ट। ठीक है, तो एक लिविंग थिंग है
ये अपने होस्ट पर रह रहा है, रहने के साथ साथ ये इस होस्ट को हार्म कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसे हम कहेंगे पैथोजन। पैथोजन समझ आया क्या है? पैथोजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट पर रह रहा होता है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। इस तरह के लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं पैथोजन या पैरासाइट। अब जो डोमेन आर्किया है ये पैरासाइट या पैथोजन की तरह नहीं रहता। ये किस तरह से रहता है? ये रहता है कमेंसल्स की तरह या फिर म्यूचुअलिस्ट की तरह। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो कि एक होस्ट पर रह रहा होगा, लेकिन वो उसको हार्म करने के बजाय उसके लिए यूज़फुल होगा, उसको फ़ायदा दे रहा होगा। तो ऐसे लिविंग थिंग्स को हम कहेंगे कमेंसल्स या फिर म्यूचुअलिस्ट। तो डोमेन आर्किया के जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किस तरह से रहते हैं? वो कमेंसल्स की तरह रहते हैं। कमेंसल्स को दूसरे लफ्ज़ों में हम म्यूचुअलिस्ट भी कह सकते हैं। अभी हमने मिथेनोजन की एग्जाम्पल डिस्कस की कि मिथेनोजन कहाँ पर रहता है? इन गट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये एक मिथेनोजन है, इसका नाम है ई कोलाई। ये हमारे गट में रह रहा है। अब हमारे गट में रहने के साथ साथ क्या कर रहा है? ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये क्या हो गया? कमेंसल्स हो गया। कमेंसलिज्म में एक यूज़फुल रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा होता है। जैसे ई कोलाई हमारे गट में रह रहा है तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारी डाइजेशन इम्प्रूव हो रही है। ई कोलाई को क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो हमारे गट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ई कोलाई को अपने सर्वाइवल के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारे गट से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसका फ़ायदा है। और इसके बदले में ये क्या कर रहा है? हमारी डाइजेशन इम्प्रूव कर रहा है, ये हमारा फ़ायदा है। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स कमेंसलिज्म या म्यूचुअलिज्म कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कमेंसल्स या म्यूचुअलिस्ट। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जाम्पल बुक में गिवन है कैनार्कियम सिम्बायोजम। कैनार्कियम सिम्बायोजम ये भी एक आर्किया है जो कि स्पंज एक्सिनिला स्पंज के अंदर रह रहा होता है और उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल है। तो ये समझ आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया था, हेलोफाइल। हेलोफाइल ऐसे आर्किया है जो कि सॉल्ट कंसनट्रेटेड रीजन में रह रहे होते हैं। ऐसी जगहों पर हमें मिलेंगे जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। हेलो मीन्स होता है सॉल्टी। तो हेलोफाइल ऐसे आर्किया होंगे जो उन जगहों पर रहेंगे जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कि सी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया इसका। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस हैं कि हमने इसके दो अलग ग्रुप्स बनाए हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। बुक में इसके कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकेन। देखो, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में जो हमने सेल वॉल पढ़ा था। अब बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन्स और ग्लाइकेन मतलब शुगर, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसके साथ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अटैच होता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके दरमियान ये बॉन्डिंग है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो ये बॉन्डिंग होती है ये होती है ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या है? ईस्टर है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल के दरमियान ईस्टर लिंकेज होती है, जबकि जो डोमेन आर्किया है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल के दरमियान ईथर लिंकेज है। ठीक है, यहाँ पर ये ईथर बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं कह रहे, क्या कह रहे? सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। सूडो मीन्स फॉल्स। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल में हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल के दरमियान ईस्टर लिंकेज होगा, आर्किया में हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल के दरमियान ईथर लिंकेज होगा।
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये तो प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। अब वो प्रोकैरियोट चाहे बैक्टीरिया में आता हो, डोमेन बैक्टीरिया में आता हो या फिर डोमेन आर्किया में आता हो, ये प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलते। गोल्जी बॉडीज़ नहीं मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। तो आर्किया भी क्योंकि प्रोकैरियोट्स है इसलिए यहाँ पर भी हमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, और बैक्टीरिया भी क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो यहाँ पर भी हमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। ये पॉइंट दोनों में सेम है। अब नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिमिलर टू यूकैरिया। आर्किया में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये सिमिलर है यूकैरिया से। जो यूकैरियोटिक सेल में जिस तरह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रही होती है उसी तरह से उससे सिमिलर डोमेन आर्किया में हो रही होती है। क्या सिमिलैरिटी है? जैसे कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो डीएनए होता है उससे बहुत से एंजाइम्स फॉर्म हो रहे होते हैं और ये एंजाइम्स फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एंजाइम है पॉलीमरेज। ये एंजाइम्स बनेंगे और फिर इस पूरे प्रोसेस में यूज़ होंगे। इसी तरह से हो रहा होता है डोमेन आर्किया में भी, लेकिन डोमेन बैक्टीरिया में ये प्रोसेस डिफरेंट है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिफरेंट तरह से होती है। ठीक है, आगे हमने हर टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में, तो यहाँ पर इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैनिया मिथेनोजेंस। ये बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में कि कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जो डोमेन आर्किया है इसमें ज़्यादातर आते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ऐसे आर्किया है जो मिथेन प्रोड्यूस करेगा। जेंस जिस वर्ड में लगता है इसका मतलब होता है वो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मिथेन। मिथेन प्रोड्यूसिंग है। जैसे अभी हमने बात की मिथेनोजेंस के बारे में कि ये मार्शी प्लेसेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं? मार्शी प्लेसेस पे और हमारे गट में। यहाँ पर ये क्या करते हैं? ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन गैस। इनका काम है मिथेन गैस प्रोड्यूस करना मार्शी प्लेसेस पे, और हमारे गट में भी ये होते हैं। तो इनमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसके रिजल्ट में क्या बनता है? मीथेन गैस। यही वजह है कि मार्शी प्लेसेस पे हमें मीथेन गैस मिलती है। मीथेन गैस कहाँ मिलेगी हमें? मार्शी प्लेसेस में। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर मिथेनोजेंस आर्किया है और वो मीथेन गैस बना रहा है मार्शी प्लेसेस पे, इसी वजह से हमें मार्शी प्लेसेस पे मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है डोमेन आर्किया में? मिथेनोजेंस है। जबकि डोमेन बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, कुछ एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं, कुछ में फर्मेंटेशन हो रही होती है, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है। डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों में तकरीबन सेम तरह से होती है। ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि सेम थे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया डोमेन आर्किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया हमारा स्टार्ट होगा।